व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम सर इज कि अगर हम उस एज ग्रुप में हैं जहाँ हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अब हमारे बोन्स वीक होने वाले हैं, तो हमें इसके लिए पहले से ही क्या करना चाहिए? ये बात समझनी ज़रूरी है कि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बोन हेल्थ के लिए। एक ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत कॉमन कारण है। ओके। वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज जितनी भी होती है, रनिंग, वॉकिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, ये सब एक्सरसाइजेज से अपनी बोन हेल्थ ऑलरेडी से ही हम प्रिपेयर रहेंगे कि मेनोपॉज से पहले ही हम बोन हेल्थ को कंट्रोल कर सकें। नमस्कार, I Sapna Golecha welcome you back for the another Healthy You podcast of CK बिरला हॉस्पिटल जयपुर। क्या मुझे कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए क्योंकि सब ले रहे हैं? मेनोपॉज आ रहा है तो क्या मेरे भी बोन्स वीक हो जाएंगे? मैं रनिंग करता हूँ, मेरे भी पैरों में दर्द होता है। क्या आपको भी ये सवाल कंफ्यूज करते हैं या सोचने पे मजबूर करते हैं? अगर हाँ, तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो इन्हीं सवालों को जवाब लेने के लिए है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो हैं डॉक्टर हितेश जोशी। सर, डॉक्टर जोशी इज अ कंसल्टेंट एट सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। सर जितने बढ़िया डॉक्टर हैं उतने ही पैशनेट क्रिकेट प्लेयर भी हैं। आज सर हमें इन्हीं सवालों का जवाब बहुत ही सिंपल और हमें जो समझ में आए उस लैंग्वेज में देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हितेश सर, थैंक यू फॉर योर टाइम कि आज आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए एक पॉडकास्ट पे आए हैं। हम बहुत ऐसे कॉमन सवाल आपसे पूछेंगे तो ताकि हमारे ऑडियंस को जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे है ना, नाउअडेज एक ट्रेंड हो गया है। आप ये मान लीजिए कि ऑनलाइन हमें नॉलेज इतनी मिल जाती है, लोगों को हम सुनते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी लो, आपकी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, जो वीकनेस दूर हो जाएगी। तो क्या ये मुझे लेना चाहिए और या इसके साइड इफेक्ट्स क्या है विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन अगर हम ले रहे हैं तो? बहुत अच्छा सवाल है मैम। हर दूसरा पेशेंट आजकल यही क्वेश्चन करता है कि क्या हमें कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स रेगुलरली यूज़ करने चाहिए कि नहीं। ये बात समझनी ज़रूरी है कि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बोन हेल्थ के लिए। सिर्फ बोन की स्ट्रेंथ या हेल्थ के साथ साथ मसल की स्ट्रेंथ के लिए भी कैल्शियम का रोल है, और विटामिन डी का रोल है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। ओके। तो हमें उसे लेना है या नहीं लेना, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके। अगर हमारी डाइट ठीक है, जिसमें दूध, दही, हरी सब्जियां, एग, प्रोटीन, ये सब अच्छे से इंटेक है, और अब पर्याप्त मात्रा में धूप ले रहे हैं, तब तो हमें इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें बोन में पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, और हमारी एक जो एज है वो एक मान लीजिए 50 के अबव है, उसके बाद हम कुछ टेस्ट करें जिसमें ब्लड टेस्ट, डेक्सा स्कैन या बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन कराएं, जिनमें अगर वो कैल्शियम विटामिन डी के लेवल्स कम आते हैं तो हमें उनको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके सर कोई साइड इफेक्ट्स है अगर हम विदाउट एनी एडवाइस लें तो? बिल्कुल, कोई भी चीज़ हम अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी को, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैल्शियम के भी हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन, ओके। पेट में अनईज़ीनेस रहना, और किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पथरी हो जाना, ये सब अपने। तो इन सब के लिए हम पहले टेस्ट करते हैं, किस पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही हम उसका आगे सप्लीमेंट करते हैं। व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम सर इज कि अगर हम उस एज ग्रुप में हैं जहाँ हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करके एक जो भी स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, जो सर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन। बीएमडी टेस्ट हमें कराना चाहिए, एंड देन वी शुड टेक अवर सप्लीमेंट्स रेदर देन जस्ट कोई भी ऑनलाइन नॉलेज या किसी को सुन के हमें नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। सर, अभी हम हमारे 45 में या 40s में हैं, तो हमारा कॉमन एक कॉन्वर्जेशन होता है जब हम 40s की फीमेल्स जब बैठती हैं कि एक तो स्ट्रेस है कि मेनोपॉज अब आने वाला है, और मेनोपॉज का सोच के ही सर अब लगता है कि अब हमारे बोन्स वीक होने वाले हैं, तो हमें इसके लिए पहले से ही क्या करना चाहिए? बिल्कुल, फीमेल्स में मेनोपॉज़ एक ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत कॉमन कारण है। ओके। वो उसका रीज़न ये है कि एस्ट्रोजन लेवल एक सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है मेनोपॉज़ पे फीमेल्स में, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ईज़िली हो जाता है। ये ओके। कॉमन चीज़ है, पर इससे डरने की बात नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अभी से ही प्री मेनोपॉज़ल एज से ही अराउंड 40 ईयर से ही हमें कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले लेने हैं। ओके। हमारी डाइट हेल्दी रखनी है,
उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दूध दही वगैरह है, वो लेना है। और साथ में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का बहुत रोल है। ओके। वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज जितनी भी होती है, रनिंग, वॉकिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, ये सब एक्सरसाइजेज से अपनी बोन हेल्थ ऑलरेडी से ही हम प्रिपेयर रहेंगे कि मेनोपॉज से पहले ही हम बोन हेल्थ को कंट्रोल कर सकें। ये सर आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि आफ्टर 40 हम थोड़ा कैल्शियम इंटेक बढ़ा सकते हैं। सर, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दोज हु आर वेरी फिटनेस फ्रीक। जैसे बहुत सारे मैराथन रनर्स होते हैं या रेगुलर रनर्स भी होते हैं सर, जोश जोश में वो भागते भी हैं। एंड देन एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे कुछ लिसनर्स ने हमें बताया कि मैराथन रनर्स को पैरों में और घुटनों में बहुत दर्द रहने लग जाता है। तो इसके लिए सर उन्हें क्या करना चाहिए बिफोर दे आर इनटू रनिंग और मैराथन रनर्स? यंग पेशेंट्स आजकल ओपीडी में बहुत कॉमनली और फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं कि हमारे नी में पेन है, शिन बोन में पेन है। ओके। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो एकदम से एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी या एक्सर्शन बढ़ा देते हैं। ओके। जैसे कोई कंपटीशन फाइट करना है तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी, वो रनिंग स्टार्ट कर दी, ओके। सीधे वो 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि आप प्री वर्कआउट या प्री एक्सरसाइज आप पहले स्ट्रेचिंग करें और ओके। पोस्ट एक्सरसाइज भी आप स्ट्रेचिंग करें। वो एक नंबर 1 आपको हेल्प करेगा। और कॉमनली इसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं दें, और टेंडिनाइटिस हो सकता है या शिन पेन हो सकता है। अगर ये हो जाता है तो इसके लिए अपने को फिर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, उसमें एक्सरे है, अदर स्कैन्स हैं, वो ओके। सब कर लें। और फिर भी ये हो गया है तो उसके बाद में अपने को सबसे पहले रेस्ट करना है, आइस कोल्ड कंप्रेशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी डाइट को और एक्सरसाइज को कंट्रोल करना है। सर, एक क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्रॉम योर पैशन इटसेल्फ कि आप क्रिकेट खेलते हैं और हमने आपको देखा भी है, यू आर अमेजिंग प्लेयर। तो जो स्पोर्ट्स खेलते हैं सर बच्चे, चाहे इट इज क्रिकेट और फुटबॉल और एनीथिंग, व्हाट इज योर एडवाइस टू देम एज एन ऑर्थोपेडिशियन सो दैट यू नो वो कॉमन जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है वो उससे बच सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फिर से मैं कहूँगा कि स्ट्रेचिंग का बहुत रोल है। जॉइंट आप स्ट्रेच करें, मसल आप स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करके एक्टिविटी को धीरे धीरे इंक्रीज करें। ओके। जैसे आपको कोई कंपटीशन फाइट करना है तो यू स्टार्ट विद रनिंग फॉर 1 किलोमीटर फर्स्ट, ओके। धीरे धीरे आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या उससे ज्यादा इंक्रीज करें। ऐसे कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो एकदम से 3-4 घंटे के लिए हम क्रिकेट या कॉमनली बैडमिंटन, बास्केटबॉल एकदम से नहीं खेलें। थोड़ा थोड़ा वार्म अप करें पहले और बाद में, और फिर धीरे धीरे उसके एक्सर्शन को बढ़ाएं। और जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स असेंशियल है वो उनको, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा है। राइट। तो हमें यंग एज में भी उनको एडवाइस करना पड़ता है। ओके। सर, वन लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नॉर्मली सर एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को लुकिंग टू हिज क्लिनिकल कंडीशन जॉइंट रिप्लेसमेंट रेकमेंड किया है, तो एक नेक्स्ट सवाल आइदर वो डॉक्टर से ये पूछते हैं कि सर कोई और अल्टरनेटिव बता दो, या तो दवाई से ठीक हो जाए या कुछ और आइदर द फ्लिप साइड इज दे स्टार्ट, आजकल ऑनलाइन नॉलेज इतनी मिल जाती है, दे स्टार्ट स्क्रोलिंग वीडियोस जो बिना नी रिप्लेसमेंट के घुटने का दर्द कैसे चल जाए ये सब करते हैं। तो लोग इस चीज को इतना बड़ा और डर क्यों पैदा कर लेते हैं? इसका क्या कारण है? क्यों अवॉइड करना चाहते हैं इन तरह की सर्जरीज को? देखो, डर होना एक आम बात है। कोई भी सर्जरी के लिए अपन एडवाइस करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट के अंदर सवाल ये होता है कि ये अवॉइड कैसे हो सकती है। राइट। और नी रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरी से लाइफस्टाइल सर्जरी, ओके। अनलेस कि बहुत एक्सट्रीम स्टेजेस में नहीं जाए जहाँ पे वो एसेंशियल हो जाता है करना। इनिशियली हमको ये है कि अगर पेशेंट की एज ज़्यादा भी है, वेट भी ज़्यादा है, तो हमको पहले फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ओके। वॉकिंग, इन सब से अपन उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसमें ओरल सप्लीमेंट्स का भी रोल है, ओके। इंजेक्टेबल्स का भी रोल है। वो सब स्टेजेस अपन कोशिश यही करते हैं पहले कि इन सब से पेशेंट का किसी तरीके से सर्जरी अवॉइड हो जाए। ओके। लेकिन अगर आपकी रूटीन लाइफस्टाइल में ही चेंजेस आ रहा है, आप नॉर्मल वॉक करके घर में भी नहीं घूम पा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक तो दूर की बात है, उन केसेस में अपने को फिर सर्जरी के लिए ऑप्शन पे जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल बहुत ही इजीली हो जाती है और अच्छे रिजल्ट्स हैं उसमें। सर, सर्जरी में भी एज यू कैन सी कि लॉट ऑफ एडवांसमेंट आए हैं। पहले जब आप नी रिप्लेसमेंट करते थे और अब जब हम जो कर रहे हैं उसमें नया क्या आ गया है जो पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिट आ गया है सर? पहले की सर्जरी, अब की सर्जरी में सबसे बड़ा जो एडवांसमेंट आया है वो है इम्प्लांट्स की क्वालिटी का। ओके।
उनकी क्वालिटी इस तरीके की आ गई है कि वो बहुत जल्दी रिहेबिलिटेशन में अपन करा सकते हैं। ओके, इवन नेक्स्ट डे से ही पेशेंट वॉक करना ये सब स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, प्लस टेक्निक्स में भी चेंजेस आए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेक्निक्स में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस पे रिसर्च बहुत हो रहा है। वो हमें पढ़ाया, टीचिंग उसकी बहुत हो रही है। तो इस सब चीज़ों से हम बहुत जल्दी रिकवरी उससे एक्सपेक्ट करते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, आजकल लोगों की सर सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा हो गई है, और अगर आपके भी प्रोफेशन में माने तो सर्जन्स को घंटों खड़े रहना पड़ता है, तो हाउ डू यू यू नो मेक योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री विद दिस काइंड ऑफ थिंग? और अगर हम लॉन्ग सिटिंग करते हैं तो हमारे बोन हेल्थ को हमें आप एक टिप दे सकें जो हमें करना चाहिए? चाहे लॉन्ग स्टैंडिंग सिटिंग हो, चाहे लॉन्ग स्टैंडिंग का जॉब हो, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी मसल स्ट्रेचिंग और जॉइंट स्ट्रेचिंग्स कैसे हैं। ओके, आप अगर 1 आवर और हाफ एन आवर भी इवन मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लेंगे खुद से, मे इट बी योगा और रनिंग और इवन वॉकिंग, तो आप देखेंगे कि दिन भर में जो आपका स्ट्रेस लेवल है, फिजिकल प्लस मेंटल, वो ओके, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। डाइट तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, राइट। साथ में आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी डेली अगर मॉर्निंग में अपना काम स्टार्ट करने से पहले रखेंगे तो सिग्निफिकेंटली उसमें आप देखेंगे कि फिजिकल एंड मेंटल दोनों स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। Thank you, sir, so much for answering these questions in such a simple language कि I hope listeners को बिल्कुल भी difficult नहीं होगी समझने के लिए. Thank you so much, viewers, and we'll be back next time with another interesting topic. Till then, bye. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you, sir.